वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम। आपका स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओनू स्टडी पर, जिस पर आपको पढ़ाई जाती हैं या प्रोवाइड कराई जाती हैं परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वीडियो और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां। चलिए, ऐसे ही एक हमारा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है चाणक्य इंस्टीट्यूट, जो कि स्थित है मथुरा में, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और मैं हेमंत शर्मा पिछली क्लास से वीडियो को आगे ले जाते हुए इस क्लास को आगे बढ़ाता हूं। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत की सरकार में कुछ मंत्री, उससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और उनके बारे में मैं कुछ पंक्तियां लाऊंगा, कुछ लाइन उनके बारे में भी यहां पर लाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। मैंने अपनी वीडियो में उस दिन बताया था खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है, उनका उपनाम क्या है। खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम है सीमांत गांधी या सरहदी गांधी, यानी कि सरहद के पार एक और गांधी रहता है जिसे क्या कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान कहां से संबंधित थे? वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान से संबंधित थे, परंतु आज़ादी से पहले यह भारत का ही भाग था, इसलिए वो पहले इसी क्षेत्र में रहते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न दिया गया है। कब दिया गया था उन्हें भारत रत्न? उन्हें भारत रत्न दिया गया था 1987 में। खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तानी थे और उन्हें भारत रत्न दिया गया था 1987 में, ध्यान रखिएगा। और इन्हें आईएनसी का भी समर्थन प्राप्त था। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या जानकारी हमें मिलने वाली है। चलिए, सीमांत गांधी कहां से थे? बलूचिस्तान से थे। इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी। इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी। किसकी? एक संगठन की, जिसका नाम था, और एक वही आंदोलन भी था, उसका नाम था खुदाई खिदमतगार, जिसकी शुरुआत इन्होंने करी थी 1930 में। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1930 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके सदस्य लाल कपड़े पहनकर रखते थे, इसलिए इसे सुर्खपोश या लाल कुर्ती दल भी कहते हैं। और इसी नाम से एक आंदोलन था खुदाई खिदमतगार। चलिए आगे चलें। ये जो आंदोलन है ये किस लिए है? किसी पर्पस से तो किया जा रहा होगा। इसका पर्पस था एक अखंड भारत। खान अब्दुल गफ्फार खान कभी नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, भारत का विभाजन हो। तो यह इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जो कि अखंड भारत के लिए था। और इन्होंने कहां पर आंदोलन चला रखा था? पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में। यही जो कि बलूचिस्तान है, उसको पहले यही नाम दिया जाता था, वह भारत के पश्चिम उत्तर में ही था। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम उत्तर सीमांत प्रांत ने खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम क्या था? खुदाई खिदमतगार। किस नाम से जानते हैं? सरहदी गांधी के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, यानी कि ये कांग्रेस के समर्थक थे। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर आपको एक तारीख दिख रही होगी, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 क्या हुआ था इस दिन? इस दिन एक महत्वपूर्ण काम हुआ, ध्यान रखिएगा। इस दिन संविधान सभा द्वारा तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। तिरंगे झंडे को अपनाया गया था, ध्यान रखिएगा। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, झंडे को कब अपनाया गया, किसने अपनाया था? संविधान सभा ने अपनाया था। चलिए आगे चलते हैं। तिरंगे झंडे को डिजाइन किसने किया था? यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तिरंगे झंडे को डिजाइन किया था पिंगाली वेंकैया ने। पिंगाली वेंकैया ने। आगे देखते हैं, तिरंगे झंडे का जो रेशो है, अनुपात 3:2। तिरंगे झंडे का अनुपात कितना है? 3:2। और एक झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा, पिंगाली वेंकैया ने इसको क्या किया था? डिजाइन किया था। देखिए बच्चों, इसमें कलर्स होते हैं, 3 कलर हैं, बीच में चक्र है, उनके बारे में नॉलेज आप सबको होगी। इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, एक और तारीख आ गई महत्वपूर्ण, जिसका नाम है 26 नवंबर
1949, 26 नवंबर 1949। चलिए देखते हैं इस तारीख को क्या हुआ है। ध्यान रखिएगा, हमारा संविधान बनने का समय, बनने की तारीख 9 दिसंबर 1946 थी। पहली बार संविधान सभा बैठी थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनाने, यानी संविधान सभा की पहली बैठक, जिस दिन उन्होंने संविधान बनाने की कार्यवाही शुरू कर दी थी। परंतु संविधान बन कब तक गया, संविधान तैयार कब तक हो गया? ध्यान रखिए, सिंपल भाषा में, संविधान बनाने बैठे थे कब? 9 दिसंबर 1946 को। कब बैठे थे पहली बार? 9 दिसंबर को। किसमें? 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में संविधान बनाने के लिए बैठे थे, पहली कार्यवाही चालू की थी, पहली बैठक चालू की थी। परंतु संविधान कब तक बन गया, संविधान तैयार कब तक हो गया? 26 नवंबर 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया, रेडी हो गया। चलिए इस स्क्रीन पर क्या फैक्ट है, इस पर आगे देख लेते हैं। इसी डेट को संविधान दिवस भी मनाया जाता है, इसी तारीख को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान दिवस पहली बार भारत में कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम इन इंडिया। कब मनाया गया था? 2015 में। आगे चलिए, इसी दिन ध्यान रखिएगा, बहस, वाचन और चर्चा का अंतिम दिन था। यह दिन संविधान तैयार भी हुआ और इसी दिन वाचन चर्चा का क्या था? अंतिम दिन था। यानी कि संविधान पर बहस खत्म हो गई थी इसी दिन, संविधान पर बहस इसी दिन खत्म हो गई थी। मैंने पहले भी एक चीज कराई है, संविधान पर बहस 3 चरणों में हुई थी। कितने चरणों में हुई थी? 3 चरणों में। और उसके मैंने बैठक भी लिखवाई थी कि कितनी बैठकों में बहस हुई थी, और यहां पर मैंने बता दिया कि बहस कब खत्म हो गई। बहस खत्म हुई यानी कि यही हमारा संविधान होगा। तो आगे चलते हैं, बहस, वाचन, चर्चा का अंतिम दिन। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसी दिन 15 अनुच्छेद लागू किए गए। इसी दिन संविधान सभा के द्वारा 15 अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया गया, 15 आर्टिकल्स को तुरंत लागू कर दिया। उस समय भारत को उन आर्टिकल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए सिर्फ मात्र 15 आर्टिकल को लागू किया गया था। किस तारीख को? 26 नवंबर 1949 को। चलिए, इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी कि अपना लिया गया कि ये ही हमारा संविधान होगा, एडॉप्ट कर लिया। किस दिन संविधान को एडॉप्ट किया गया था? इसी दिन संविधान को एडॉप्ट किया गया था। किस दिन संविधान को अधिनियमित किया गया था? इसी दिन संविधान को अधिनियमित किया गया था। किस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था? इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। ध्यान रखिएगा, यहां पर ये सारे फैक्ट हो गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, नेक्स्ट तारीख है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इसके देखिए फैक्ट है, इस तारीख को क्या हुआ था? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक और संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, और संविधान सभा की अंतिम बैठक यानी कि अब ये लोग कभी नहीं बैठेंगे। जिस काम के लिए ये बैठे थे वह काम पूर्ण हो चुका है, संविधान बन चुका है। कब बन चुका था? पिछली वाली स्लाइड में 26 नवंबर 1949 को। तो ध्यान रखिएगा इस बच्चों के 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया था। ध्यान से देखिएगा, क्या बोला है मैंने? राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया था, बनाया नहीं गया था, सिर्फ चुना गया था, इलेक्ट किया था। बनाएंगे 2 दिन बाद। जब भी क्वेश्चन आए कि राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के पद के लिए कब चुना गया था, कब चुना गया था, बनाया गया तो डेट अलग हो जाएगी। कब चुना गया था?
24 जनवरी 1950 को। इसी दिन एक काम और हुआ, पहला काम ये और दूसरा ये। इसी दिन एक और काम हुआ, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। जी हां, उत्तर प्रदेश का नाम पहले उत्तर प्रदेश नहीं था, इसका नाम था संयुक्त प्रांत। इस तारीख को कुछ काम हुए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। संविधान पर हस्ताक्षर किस तारीख को हुए थे? ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को हुए थे। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। उनमें से महिलाएं कितनी थी? 8 महिलाएं थी। कितने सदस्य थे टोटल? 284, 8 महिलाएं टोटल है। महिलाएं जोड़ना नहीं है। सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और सबसे अंत में किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये दो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले हस्ताक्षर संविधान पर किसने किए थे? पेपर में आता रहता है। और अंत में किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। ये महत्वपूर्ण काम जो किस तारीख को हुए थे? 24 जनवरी 1950 को हुए थे। यहां पर दो महत्वपूर्ण काम और होंगे। आपने सुना होगा राष्ट्रीय गान और जन गण मन, राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम। क्लियर? एक है राष्ट्रीय गान और एक है राष्ट्रीय गीत। दोनों को इसी दिन संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। दोनों को इसी दिन संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण डेट 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 इस दिन भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत में क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। भारत में रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभी बच्चों को लगता है कि हम गणतंत्र बने थे कि हमारा संविधान लागू हो गया था। ठीक है, परंतु सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति गणतंत्र का प्रतीक होता है, रिपब्लिक का प्रतीक होता है। ध्यान रखिएगा, जिस देश में पब्लिक के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट राष्ट्रपति चुना जाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुना जाता है, उस देश को रिपब्लिक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वो कंट्री कैसी होती है? रिपब्लिकन कंट्री हो जाती है। चलिए देख लेते हैं 26 तारीख को क्या हुआ। पहला महत्वपूर्ण काम कि भारत में एक राष्ट्रपति बने, पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब ये राष्ट्रपति बने तो भारत बना गणराज्य, गणतंत्र। क्या बन गया? गणतंत्र। क्या बन गया? गणतंत्र। उसके बाद हमारे पास एक स्टेटस था, डोमिनियन स्टेटस, जो हमें 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ था। डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस वाला देश वर्तमान में भी है, जिसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। कुछ समय पहले, 30-40 साल पहले, श्रीलंका भी एक डोमिनियन स्टेटस वाला देश हुआ करता था। अभी भी कई सारे देश हैं जिनके पास डोमिनियन स्टेटस है। ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो गूगल पर जाकर उनको सर्च कर सकते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण देश और बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक कनाडा भी एक डोमिनियन कंट्री है। चलिए, डोमिनियन स्टेटस भारत से कब हट गया और भारत रिपब्लिक बन गया? डोमिनियन स्टेटस भारत से 26 जनवरी 1950 को हट चुका था। इस दिन संविधान पूर्णतः लागू हो गया। संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान आंशिक रूप से लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। परंतु संविधान पूर्ण रूप से फुल्ली इन एक्ट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हम क्या मना रहे हैं?
गणतंत्र दिवस, इसी दिन हम क्या बने, गणतंत्र बने, रिपब्लिकन कंट्री बने, और इसी दिन हमारा डोमेनियन स्टेटस हटा लिया गया। तो हम डोमेनियन स्टेटस के अंतर्गत कब तक रहे, हम भारत डोमेनियन स्टेटस के अंतर्गत कब तक रहा, यानी कि ब्रिटेन से गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता था भारत में। जैसे कि कौन व्यक्ति था, पहला व्यक्ति था, यानी कि पहले व्यक्ति रहा माउंटबेटन, और उसके बाद सी राजा गोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने थे, जो कि ब्रिटेन से ही अपॉइंट थे। चलिए, भारत डोमेनियन स्टेटस कब बना और कब तक रहा, तो भारत बना था 15 अगस्त को 1947 में। कब तक, 26 जनवरी 1950 तक। लगभग 2 या 2.5 साल भारत डोमेनियन स्टेटस के अंतर्गत रहा। वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कब से कब तक डोमेनियन रहा, यानी कि ब्रिटेन से वहां का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता था। वर्तमान की व्यवस्था में पाकिस्तान में राष्ट्रपति बनता है, परंतु कुछ समय तक पाकिस्तान में गवर्नर जनरल बनते थे। उसका सबसे पहला उदाहरण है मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि कहां से अपॉइंट हुए थे, ब्रिटेन या अंग्रेजों की तरफ से ही अपॉइंट किए गए थे। चलिए, वह पाकिस्तान कब से कब तक डोमेनियन रहा, 1947 से कब तक, 1956 तक। हम 6 साल पहले ही इस स्टेटस को छोड़ चुके थे, परंतु हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने इस स्टेटस का बहुत अच्छी तरह एंजॉय किया। चलिए, ये फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे की स्लाइड में चलते हैं। संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण समितियां, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और यहां से क्या क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है अध्यक्ष। किस समिति में कौन अध्यक्ष था, किस समिति का कौन अध्यक्ष था। तो मैंने आपके लिए आगे लिख रखी हैं समितियां, देख लेते हैं कि करके 1 से लेकर 8 तक यहां पर है। संघ शक्ति समिति, पहली है संघ शक्ति समिति, दूसरी उद्देश्य प्रस्ताव समिति, तीसरी है संघीय संविधान समिति, चौथी है राज्यों से समझौता करने वाली समिति। ये चारों समिति देखिए, और इन चारों का एक ही व्यक्ति अध्यक्ष रहा, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कभी भी क्वेश्चन आ जाए उद्देश्य प्रस्ताव समिति का अध्यक्ष कौन था, आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीचे 4 और लिखी हुई हैं। पहली है संचालन समिति, दूसरी है प्रक्रिया नियम समिति, तीसरी है वित्त एवं कर्मचारी समिति, 8वीं है राष्ट्रीय ध्वज समिति। इन चारों का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन चारों के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए 9 से 11 तक यहां पर है। 9वीं सलाहकार या परामर्श समिति, आप इसे सलाहकारी समिति भी कह सकते हैं, सलाहकार समिति भी कह सकते हैं, परामर्श समिति भी कह सकते हैं, या एडवाइजरी कमेटी। 10वीं है प्रांतीय संविधान समिति, और 11 मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी समिति, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी समिति। इन तीनों या चारों समितियों का अध्यक्ष, इन तीनों या 4 समितियों का अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन यहां पर 4 हैं, आपको 3 दिख रही होंगी, लगभग ये 4 ही हैं, 1 2 3 और 4। इनको एक साथ ही लिखा जाता है दोनों को, तो ध्यान रखिएगा। इन तीनों के अध्यक्ष कौन रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न कब दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न दिया गया था 1900
1991 में, 1991 में, बहुत बाद में दिया गया। यहीं पर अगर देखा जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने मरने से पहले ही, यानी कि अपने पद पर रहते हुए ही भारत रत्न प्राप्त कर लिया था। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कई वर्षों बाद भारत रत्न मिला, उनके मरने के बाद। उसे कहते हैं मरणोपरांत, मरणोपरांत। परंतु वहीं पर अगर गांधी परिवार में देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू को 1955 में और इंदिरा गांधी को आई थिंक 1971 या 72 में मिला था। क्लियर? चलिए यहां पर देखिए, इन तीनों के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां पर मैंने इन दोनों को अंडरलाइन किया है, मौलिक अधिकारों संबंधी समिति और अल्पसंख्यकों संबंधी समिति। इन दोनों को मैंने क्या किया है, अंडरलाइन, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता था, तो उनको हेल्प करने के लिए 2 उप समिति बनाई गई थी, 2 उप समिति बनाई गई थी। तो ये तो है समिति, ये है समिति, परंतु अब बनेंगी उप समिति, उप समिति, उप समिति। मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति का अध्यक्ष फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, आंसर सही नहीं होगा। मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति के अध्यक्ष में आपका आंसर सही होगा आचार्य जेबी कृपलानी। अगर क्वेश्चन आएगा मौलिक अधिकारों के लिए समिति का अध्यक्ष, सिंपल, समिति का अध्यक्ष कौन था, तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब समिति पूछे। अगर उप समिति लगा देगा तो थोड़ा सा नीचे आचार्य जेबी कृपलानी, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, एक और है उप समिति अल्पसंख्यकों संबंधी उप समिति। अगर पूछेगा अल्पसंख्यक संबंधी समिति का अध्यक्ष, समिति, तो आंसर क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा क्वेश्चन अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति, तो आंसर क्या होगा, एच.सी. मुखर्जी। आप जानते होंगे एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे, यह संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे और एक समिति के अध्यक्ष भी रहे, जिस समिति का नाम था अल्पसंख्यकों संबंधी उप समिति। चलिए आगे चलते हैं, और भी समिति हैं बहुत महत्वपूर्ण। पूर्वोत्तर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, पूर्वोत्तर सीमा जनजातीय क्षेत्र आदि की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे गोपीनाथ बरदोलाई, गोपीनाथ बरदोलाई। यहां से क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन तो समिति पे होगा और दूसरा क्वेश्चन होगा भारत रत्न पर। इन्हें भारत रत्न प्राप्त है, गोपीनाथ बरदोलाई को क्या प्राप्त है, भारत रत्न प्राप्त है। इन्हें भारत रत्न कब मिला था, तो यहां पर एक और फैक्ट ले लें, इन्हें भारत रत्न मिला था 1999 में। कब मिला था, 1999 में। गोपीनाथ जी को भारत रत्न कब मिला था, 1999 में। आगे चलते हैं, एक और समिति दी गई है कार्य संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। कौन थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी। सदन या भवन या आवास समिति, उसके अध्यक्ष थे। नाम एक अलग हो सकता है परंतु आंसर एक ही होगा। सदन बोल दीजिए या आवास बोल दीजिए या फिर सदन या भवन। तो इस समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे बी पट्टाभी सीता रमैया। 15 सर्वोच्च न्यायालय के लिए समिति, सर्वोच्च न्यायालय के लिए समिति, इसके थे एस वरदाचार्यार। आगे क्या लग जाएगा, एस वारदाचार्यार। 15 तक हो चुकी हैं। 16 है नीति निर्देशक तत्व समिति, नीति निर्देशक तत्व समिति, इसके अध्यक्ष हैं,
इसके अध्यक्ष हैं तेज बहादुर। कौन थे? तेज बहादुर। 17 संवैधानिक सलाहकार समिति, संवैधानिक सलाहकार समिति, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी कमेटी, इसके थे बेनेगल नरसिंह राव। मैंने आपको बताया था, याद करिए, अपने नोट्स को पीछे करिए और देखिए संविधान सभा की 3 बैठकें पढ़ाई गई थी। पिछली वीडियो में संविधान सभा की 3 बैठकें पढ़ाई गई थी बहुत अच्छी तरीके से। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर को और तीसरी हुई थी 13 दिसंबर को। दूसरी बैठक पे फोकस करना है। दूसरी बैठक जो कि 11 तारीख को हुई थी, उसमें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? बी.एन. रॉय। बी.एन. रॉय, बी.एन. रॉय, यही थे वह व्यक्ति। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष। अंतिम है कच्चा प्रारूप समिति। कच्चा प्रारूप समिति, कच्चा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सेम यही रहेंगे, बेनेगल नरसिंह राव। जितनी मैंने समिति करा दी है ये पेपर में यही पूछी जाएंगी। अगर आपने इनको याद कर रखा है तो पेपर में आपको तकलीफ कम होगी। आगे चलते हैं। प्रारूप समिति, अगर सभी समितियों में देखें जिसे अच्छी तरह पढ़ना है वह है प्रारूप समिति, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष सभी व्यक्तियों को मालूम होंगे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए इस पर अध्ययन शुरू करते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति को अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे मसविदा समिति भी कहते हैं। प्रारूप समिति को मसविदा समिति भी कहते हैं। प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहते हैं। प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति की बैठक कितने दिन हुई? इस समिति की जो बैठक हुई वो कुल 114 दिन हुई। इस समिति की जो बैठक हुई वह कुल 114 दिन हुई थी। ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आ जाए संविधान का प्रारूप किसने बनाया, संविधान का प्रारूप किसने बनाया, तो आंसर होना चाहिए क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर समिति पूछे तो प्रारूप समिति के द्वारा। क्लियर? चलिए, 7 सदस्य थे, उन 7 सदस्यों के नाम हैं। पहला नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे हैं के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगार, 4th हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, 5वें व्यक्ति हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। पूरी की पूरी समिति में एकमात्र मुस्लिम सदस्य। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाएगा पेपर में? प्रारूप समिति का एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन था? कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 4 बार याद कर लेना, नाम रट जाएगा। आगे देखिए, एन. माधवराव और टी.टी. कृष्णामाचारी। टी.टी. कृष्णामाचारी, इनके बारे में पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, ये कांग्रेस से थे। कहां से थे? कांग्रेस से। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस से नहीं थे। तो यहां से एक और क्वेश्चन बनेगा, एकमात्र कांग्रेसी हो जाएंगे के.एम. मुंशी। प्रारूप समिति में एकमात्र व्यक्ति कौन था जो कि कांग्रेसी था, कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता था? वो थे के.एम. मुंशी। यहां पे मैंने अलग से कुछ लिखा है जो कि इन दोनों पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। एन. माधव राव। एन. माधव राव पहले से इस समिति में नहीं थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य होने थे। कितने होने थे? 7।
अगर किसी को कुछ हो जाता है या फिर कोई रिजाइन या त्यागपत्र दे देता है तो दूसरे व्यक्ति को लाया जाए। टोटल कितने व्यक्ति रहने हैं? 7। ध्यान रखिए, एन माधवराव पहले से नहीं थे और टीटी भी पहले से नहीं थे, ये किसी ना किसी की जगह पे तो आए हैं। टीटी कृष्णमाचारी पहले से नहीं थे। बीएल मित्र, बीएल मित्र की तबीयत खराब हो गई थी, वे बीमार हो गए थे। बीएल मित्र की तबीयत खराब थी, बीमार हो गए थे, इन्होंने बीमारी के कारण त्यागपत्र दे दिया था। किसने दे दिया था? बीएल मित्र ने। और जब बीएल मित्र ने, किसी किसी किताब में मित्तल भी लिखा होता है ना, तो बीएल मित्र ने त्यागपत्र दिया तो उनकी जगह कौन आया? एन माधव राव। तो क्वेश्चन बना, प्रारूप समिति में किस व्यक्ति को बीमारी के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था? बीएल मित्र को देना पड़ा था। और बीएल मित्र की जगह कौन आया था? एन माधव राव आए थे। नेक्स्ट, टीटी कृष्णमाचारी पहले से प्रारूप समिति में नहीं थे, ये बाद में आए। किसकी जगह आए यही देखना है। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, ये व्यक्ति बीमार हो गए थे तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। परंतु डीपी खेतान की तो मृत्यु ही हो गई थी, इसीलिए उनकी जगह कौन आए थे? टीटी कृष्णमाचारी। तो एक और क्वेश्चन बन गया कि प्रारूप समिति में किस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी? डीपी खेतान की। उनकी जगह कौन आ गया था? टीटी कृष्णमाचारी आ गए थे। चलिए, यहां पर 2 क्वेश्चन और रह गए थे। प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में। और इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? 30 अगस्त, यानी कि एक दिन बाद। अगर बैठक पूछ ले तो आपको 30 बताना है, गठन पूछे तो एक दिन पहले बताना है। और बैठक एक दिन बाद। कितने दिन बैठक चली थी? 141 दिन। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के 2 प्रकार के स्रोत हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। स्रोत का मतलब है हमारे संविधान कहां कहां से लिया गया है, हमारा संविधान कहां कहां से लिया गया है। या तो वो भारत में ही कुछ ऐसा किताब या कुछ हो, या फिर बाहरी देशों के संविधान से कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीजें ले ली गई हों। चलिए, कॉल, अच्छा, चलिए, संविधान के स्रोत 2 हैं। एक तो आंतरिक है, इंटरनल सोर्स है, और एक है बाह्य यानी कि एक्सटर्नल सोर्स। 2 सोर्स हैं, 2 स्रोत हैं। एक आंतरिक, भारत के अंदर ही कोई ऐसी किताब थी, कोई ऐसा एक्ट था जिससे हमने संविधान में, अपने भारत के संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान ले लिए। और या फिर बाह्य स्रोत में यह हो सकता है कि हम किसी अन्य देश के संविधान से कुछ महत्वपूर्ण और अच्छे रोचक तत्व लेके आए। हमने बाह्य स्रोत यानी कि 60 देशों से कुछ ना कुछ लिया। पेपर में 60 देश नहीं पूछे जाएंगे, 10-12 देश होते हैं जो कि हमें याद करने होते हैं। वैसे कहने में हमने कितने देशों से लिया था? 60 देशों से। परंतु हमने आंतरिक स्रोत लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। हमने 60% या 65% कहां से कॉपी किया है? ये कॉपी है। कहां से कॉपी कर लिया? आंतरिक स्रोत। भारत के अंदर ही एक एक्ट था, भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें से हमने 60% या 65% एज इट इज ले लिया। 60 या 65%। बचा कितना? 40 या 35%।
20% ले लिया होगा बाह्य स्रोत से, थोड़ा बहुत अपना भी कुछ ना कुछ बनाया होगा। तो देखते हैं कहां से क्या लिया गया। चलिए, आंतरिक स्रोत, संविधान का 60% या 65%। कि बच्चा अगर 65 याद कर रहा हो तो उसके लिए 65, और कोई बच्चा 60 या 62 या 63 कुछ कर रहा हो तो उसके लिए मैंने दोनों प्रकार के दे दिए हैं। संविधान का 60% भाग, यानी कि जो हमारा वर्तमान का संविधान है उसका 60% भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। यानी कि सारा का सारा वैसा ही है जैसा कि भारत शासन अधिनियम था, लगभग 60 या 65%। क्या क्या लिया गया? प्रशासनिक विवरण ले लिया। प्रशासनिक विवरण, जैसा कि प्रशासन पहले चलता था वैसे ही आज चलता है। प्रशासन जैसा पहले चलता था, पहले भी कलेक्टर और डीएम हुआ करते थे, आज भी होते हैं, पहले भी दरोगा या जो भी पोस्ट हुआ करती थी वह आज भी हैं। राज्यपाल का कार्यकाल, सीएजी का पद, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीएजी का पद कहां से लिया गया? सीएजी का पद लिया गया भारत शासन अधिनियम, किसी देश से नहीं लिया गया, हमारे देश के अंदर ही एक एक्ट था जिसे आंतरिक स्रोत कहते हैं, वहीं से सीएजी का पद लिया गया। यूपीएससी, लोक सेवा आयोग, जिसे आज वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, तो यूपीएससी कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से। न्यायपालिका, जुडिशरी, यस, न्यायपालिका भी कहां से ली गई है? भारत शासन अधिनियम से। जैसी अंग्रेजों के समय न्यायपालिका चलती थी, आज भी न्यायपालिका वैसे ही काम करती है, क्योंकि हमने न्यायपालिका को कहां से एडॉप्ट किया है? हमने न्यायपालिका को एडॉप्ट किया है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। यह भी प्रक्रिया, यह भी नियम हमने कहां से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1945 से। आपातकालीन उपबंध, लगभग आपातकालीन उपबंध कहां से लिया गया है? 1935 के एक्ट से लिया गया है। ये सभी चीज कहां से ली गई थी? 1935 से ली गई थी। चलिए आगे चलते हैं, इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि बच्चे कर नहीं पाते। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना चुनाव कहां से लड़ते थे? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा से सांसद थे और भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, और भारत के 17 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे थे। तो वह अपने लोकसभा का चुनाव कहां से लड़ते थे? फूलपुर उत्तर प्रदेश से लड़ा करते थे। ये कई बार क्वेश्चन आया है, बच्चों को पता भी नहीं चलता है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है और बच्चे कर नहीं पाते हैं। ये प्रयागराज में है शायद, या उसके पास है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया? 1955 में भारत रत्न दिया गया था। आगे और भी भारत रत्न लिखे हुए हैं। मैंने आपको वीडियो में पिछले जितने भी नाम बताए हैं उनमें से कुछ व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है, तो यहां पे मैं उनमें से कुछ व्यक्तियों के नाम लिख के लाया हूं। लाल बहादुर शास्त्री, पिछली वीडियो में नाम तो नहीं आया लेकिन थे उसी समय के व्यक्ति। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न दिया गया। गोपीनाथ जी को कब दिया गया था? 1999 में, बता दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1951 में भारत रत्न दिया गया, 1991 में, ध्यान रखिएगा 1991 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, जो कि भारत के पहले और स्वतंत्र भारत के भी पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्हें कब दिया गया? 1952 में, 1992। अरुणा आसफ अली, ध्यान रखिएगा इनका नाम आया था। अरुणा आसफ अली को भारत रत्न कब दिया गया? 1997 में। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इन्हें भी कब दिया गया? 1957 में भारत रत्न दिया गया। सी राजा गोपालाचारी को कब दिया गया था? पहली बार जब भारत रत्न शुरू हुआ था तभी दिया गया था, 1954
1994 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था और जो मैं पिछली वीडियो में इनका नाम ले चुका हूं, इसलिए मैंने यहां पर इनके बारे में बता दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहां से चुनाव लड़ते थे? फूलपुर यूपी, जो कि प्रयागराज में है या प्रयागराज के पास है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल इससे आगे की वीडियो आएगी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल से ज़्यादा जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद।